बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का एक्सरसाइज चल रहा है। और इससे पहले जो दो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें एक में हमने एमसीक्यूज किए और दूसरे में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए। और आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। A person throws a ball straight up with a speed of 12 meters per second. If the bus is moving at 25 meters per second, what is the velocity of the ball to an observer on grounds? एक आदमी है और वो बस के अंदर मौजूद है। ये इस और उसके पास एक बॉल है। वो उस बॉल को उछालता है। जब वो उसको उछालता है तो वो बॉल जाती है विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि जब उसने उस बॉल को उछाला तो यहाँ पे हम फर्ज करेंगे लेट 1 मीटर पर सेकंड, इसको बराबर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर के। तो 12 मीटर पर सेकंड ये बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के। तो अब मुझे वाई एक्सिस में 12 सेंटीमीटर का एक वेक्टर बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड है। और ये मैंने इस वेक्टर से जाहिर किया है इसको। ये आदमी चूंकि बस में बैठा हुआ है और बस जा रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बस जा रही है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड। इसके लिए स्केल क्या होगा? इसके लिए स्केल होगा कि हम 25 मीटर पर सेकंड को फर्ज कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर के। तो अब मुझे एक लाइन हॉरिजॉन्टल लगानी होगी, यानी कुछ इस तरह। और ये एक वेक्टर बन गया जो कि वेलोसिटी ऑफ बस को शो कर रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड है 25 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 25 मीटर पर सेकंड के। तो वेलोसिटी ऑफ बस हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी ऑफ बॉल वर्टिकल। अब एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, यानी वो इस गाड़ी से बाहर है। और वो देख रहा है कि ये जो बस में आदमी बॉल को उछाल रहा है, तो उसको दिखेगा कि ये जो बॉल है ये मुकम्मल तौर पे वाई एक्सिस में नहीं जा रही, बल्कि जो बंदा बाहर खड़ा है उसको दिखेगा कि ये जो बॉल है ये इस तरह टिल्ट होके जा रही है, यानी टेढ़े टेढ़े अंदाज में आगे जा रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान किसी खास एंगल से। ठीक है। और उसको इस बॉल की स्पीड ज्यादा दिखाई देगी, 12 मीटर पर सेकंड के बजाय कुछ और, यानी 12 मीटर पर सेकंड से ज्यादा दिखाई देगी। तो सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को जमा करते हैं और देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या आता है। क्योंकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वही वेलोसिटी बाहर वाले ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। तो इसके लिए ये वेलोसिटी ऑफ बस, ये वाला वेक्टर उठाते हैं और वेलोसिटी ऑफ बॉल इसको इसके साथ जमा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इन दोनों को जमा किया, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बस। जब इन दोनों को जमा किया तो रिजल्टेंट के लिए पहले का टेल और आखिरी का हेड मुझे ये मिलाना होगा। सो दिस विल बी v, वेलोसिटी ऑफ द बॉल अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। तो ये v हमारे साथ रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, यानी v वेक्टर ये बराबर है वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल। ये लिखा। तो ये तो हो गया वेक्टर। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। उसके लिए मुझे ये ट्राइंगल यहाँ पे दोबारा से बनाना होगा। यानी ट्राइंगल कुछ इस तरह से है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ बस है, जबकि ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉल। एंड दिस इज द एंगल थीटा। और हमने ये एंगल थीटा भी मालूम करना है कि ये कितना है। तो यहां से मैं इस b का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्राइंगल में एंगल के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, यानी v बॉल इज परपेंडिकुलर। और
90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड इज हाइपोटेन्यूज और जो रह गया दिस इज बेस। तो pythagoras थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इज v, v स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस, इसका स्क्वायर लेंगे, एंड परपेंडिकुलर इज वेलोसिटी ऑफ बॉल, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब अंडर रूट लेंगे बोथ साइड, जब दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है? 25, सो 25 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 12, 12 का स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसका स्क्वायर ले लो, तो इससे आ जाएगा 625 प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसका भी स्क्वायर ले लो, तो इससे आ जाएगा 144 अंडर द रूट। सो v इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा करेंगे तो इससे 769 अंडर रूट, यह आ जाएगा v इज इक्वल टू, जब 769 का अंडर रूट लेते हैं तो उससे क्या आंसर आएगा? अंडर रूट 769। तो इससे हमारे साथ आंसर आ जाएगा 27.7 मीटर पर सेकंड। इस 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो द आंसर विल बी 28 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जबकि यहाँ पे जो एंगल थीटा है ये भी मालूम करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस एंगल को मालूम करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स। तो वी वाई क्या है? वी वाई इज वी बॉल डिवाइड बाय वी एक्स क्या है? वी बस। इन दोनों को डिवाइड कर लिया, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी बॉल इज 12, वी बस इज 25। 12 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो इससे देखते हैं आंसर आता है टेंजेंट इनवर्स 0.48। थीटा इज इक्वल टू, नाउ टेंजेंट इनवर्स 0.48, इससे आंसर आ जाएगा 25.6 डिग्री। अब इस 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो द आंसर इज 26 डिग्री। तो इससे मालूम हुआ कि जो बस के अंदर बंदा मौजूद है उसने जब बॉल को ऊपर फेंका है और बॉल की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, तो इसको ये बॉल दिखाई दे रहा है कि 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर गया है इन वाई एक्सिस, जबकि जो बंदा बाहर खड़ा है वो एक वक्त में दो तरह की मोशन देख रहा है। एक मोशन इन एक्स एक्सिस जो कि बस की है, और एक मोशन इन वाई एक्सिस जो कि बॉल की है। तो इस वक्त होगा ये कि ये बस की मोशन जो है ना, बस की स्पीड, ये बॉल की स्पीड के साथ जमा हो जाएगी। तो बस तो एक्स में है, बॉल तो वाई में है। जब बस की स्पीड जमा होगी बॉल के साथ, तो वो जो बॉल ऊपर जा रहा था वाई एक्सिस में, बाहर के बंदे को दिखेगा कि वो बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में, टिल्ट डायरेक्शन में 26 डिग्री के एंगल के साथ जा रहा है, और इस बॉल की वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकंड। उसको 12 मीटर पर सेकंड नहीं दिखेगी, और उसको लगेगा जैसे बॉल अपनी जगह से ऊपर उठाए, बस भी आगे जा रही है, और वो जो बॉल है ना वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ वापस आया है इस बंदे की हाथ में जिसने इसको ऊपर उछाला था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में है अ फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ अ पंटर एट एन एंगल ऑफ 54 डिग्री पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कोई फुटबॉल का पंटर है, यानी पंटर मतलब फुटबॉल प्लेयर, उसने किसी फुटबॉल को किक मारी है, और ये जो किक मारी है तो एंगल है 54 डिग्री, 54 डिग्री से इसको किक मारी गई है और फिर ये हवा में उड़ने लगा। तो जब ये फुटबॉल गया है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज 21 मीटर पर सेकंड। यानी हमें गिवन क्या है? एक तो हमें वेलोसिटी गिवन है और फुटबॉल, तो v इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकंड।
दूसरा हमें एंगल गिवन है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। आगे कहा जा रहा है डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसके बन रहे हैं दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है तो इसलिए तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स को हमने मालूम करना है। तो ये हो जाएगा इसका Vy component and this will be Vx component। ये दो इसके कंपोनेंट बन गए तो ये Vx कंपोनेंट और Vy कंपोनेंट हमने मालूम करना है, ये हमारा टास्क हो गया। तो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि Vx कंपोनेंट किसके बराबर होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था उसी के मुताबिक वी एक्स इज इक्वल टू वी और x की जगह cos थीटा, या हम कह सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू वी cos थीटा। सो वी एक्स इज इक्वल टू वी कितना है 21 है मल्टीप्लाई cos एंगल कितना है 54 डिग्री। सो वी एक्स इज इक्वल टू 21 एंड cos 54 डिग्री। इसको चेक करते हैं कि cos 54 डिग्री किसके बराबर है, तो ये बराबर है 0.58। So Vx is equal to 0.58 मल्टीप्लाई 21, इससे आ जाएगा 12.3 मीटर पर सेकंड। सो Vx बराबर हो गया, अगर हम इस 3 को राउंड ऑफ कर लें सो 12 मीटर पर सेकंड। Vx कंपोनेंट इसका मालूम हो गया। इसके बाद मालूम करते हैं Vy कंपोनेंट। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था कि Vy, या उस वक्त हमने पढ़ा था ए वाई, तो ए वाई किसके बराबर था ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा वी वाई जो कि वी साइन थीटा के बराबर होगा। सो वी वाई इज इक्वल टू वी कितना है 21 मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना है 54 डिग्री। सो वी वाई इज इक्वल टू 21 साइन 54 डिग्री चेक करते हैं तो साइन 54 डिग्री ये बराबर है 0.80। So Vy is equal to 21 मल्टीप्लाई 0.8, तो इससे आ जाएगा 16.98 मीटर पर सेकंड। सो Vy is equal to 0.98 को राउंड ऑफ करेंगे तो 16 क्या बन जाएगा 17 मीटर पर सेकंड। इसका जो Vy कंपोनेंट है वो ज्यादा है 17 है, और Vx कंपोनेंट जो है वो कम है 12 है। जबकि आप एंगल को चेक करें तो वो 54 डिग्री है, यानी ये 45 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। तो इससे मालूम हो रहा है कि जब 54 डिग्री से किसी फुटबॉल को फेंका जाएगा, उसको किक लगाई जाएगी, तो वो फुटबॉल जो है ना वो वाई एक्सिस की तरफ उसका झुकाव ज्यादा होगा और एक्स एक्सिस में उसकी मोशन कम होगी। तो ये फुटबॉल ऊपर को ज्यादा उठेगा और एक्स एक्सिस में कम जाएगा, यानी इसकी जो वेलोसिटी है उसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में कम आ रहा है और वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में है a 1.84 किलोग्राम स्कूल बैग हैंग्स एट द मिडल ऑफ अ क्लॉथ लाइन। कोई क्लॉथ लाइन है, क्लॉथ लाइन का मतलब है कपड़े सुखाने वाली जो तार होती है जिसपे कपड़े सुखाए जाते हैं, तो उस तार पे हमने स्कूल का बैग जो है ना वो हैंग कर दिया है, causing it to sag by an angle of theta is equal to 3.5 डिग्री। अच्छा, causing it to sag का मतलब है झुकाव, यानी जैसे ही हमने बैग को उस पे लटका दिया, टंगा दिया, तो वो जो तनाव है ना क्लॉथ लाइन, उसमें क्या पैदा हो गई झुकाव, वो सेग हो गया, सेग हो गया विथ एंगल 3.5 डिग्री। फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। तो इस क्लॉथ लाइन में कितनी टेंशन पैदा हुई है ये मालूम करना है। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ये कोई क्लॉथ लाइन है, जैसे ही यहाँ पे हमने कोई स्कूल का बैग हैंग कर दिया तो ये जो क्लॉथ लाइन है ये सेग हो गया। सेग का मतलब है इसमें झुकाव पैदा हो गया, यानी कुछ इस तरह, क्योंकि हमने मिडल में उसको लगाया है बैग को, तो इसमें झुकाव पैदा हो गया। यहाँ भी एंगल थीटा बन गया, यहाँ भी एंगल थीटा बन गया। ये एंगल कितना है 3.5 डिग्री।
और ये वाला एंगल भी बराबर है 3.5 डिग्री। एंगल बहुत छोटा है, लेकिन डायग्राम में मैंने इस एंगल को बड़ा दिखाया है ताकि आपको साफ साफ दिखे और आपको समझ भी आए। ये जो हमने बैग है यहाँ पे इसको हैंग किया हुआ है, और इस बैग का वेट है W = mg, जबकि इसका मास है 1.84 kg। अब टेंशन जो है वो पैदा हो गई है इस वायर में, यानी यहां से लेकर यहां तक टेंशन का एक वेक्टर बना लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक टेंशन का दूसरा वेक्टर बना लेते हैं। वैसे इस बैग को बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए था, बिल्कुल यहाँ पे। चले खैर, तो टेंशन यहाँ भी पैदा हो गई, और टेंशन टी जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पैदा हो गया, इसको ओ का नाम दिया। अब इस टेंशन को कैसे मालूम करें? तो अगर सोचा जाए तो ये टेंशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। तो क्यों ना हम इसके दो कंपोनेंट्स बना लें। एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला एक्स वाला, और एक बनेगा वाई वाला। दिस विल बी टी वाई, जबकि ये वाला कंपोनेंट होगा टी एक्स। इसी तरह एक कंपोनेंट यहाँ बना लेते हैं, ये टी एक्स होगा, और एक यहाँ बना लेते हैं, ये वाला होगा टी वाई। तो ये टी वाई कंपोनेंट हो गया, जबकि ये हो गया टी एक्स कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो टी एक्स कंपोनेंट कंपोनेंट्स दोनों आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के असर को क्या कर रहे हैं, कैंसल। तो ये दोनों जो है इस बेग को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, यानी इफेक्टिव कंपोनेंट्स नहीं है, हमारे किसी काम नहीं आ रहे। अलबत्ता ये वाला टी वाई कंपोनेंट और ये टी वाई कंपोनेंट, ये दोनों मिलकर इस बेग को उठा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में ये दो फोर्सेस लग रही है, टी एक्स ये वाला और टी एक्स इस साइड वाला, जो कि बेग को उठाने में हेल्प नहीं कर रहा। जबकि वाई एक्सिस में टी वाई प्लस टी वाई और एक ये वेट। तो लिखते हैं टोटल फोर्सेस, टोटल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, या लिख सकते हैं टोटल वेक्टर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो टोटल फोर्सेस एक तो ये हो जाएगा टी वाई, प्लस दूसरा ये वाला टी वाई, क्योंकि ये दोनों मिलकर इस बेग को उठा रहे हैं, प्लस तीसरा ये हो जाएगा वेट। लेकिन चूंकि ये दोनों कंपोनेंट्स वाई एक्सिस में अपवर्ड हैं तो दोनों को पॉजिटिव लिए, लेकिन वेट वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस में डाउनवर्ड है, तो इसलिए इसको हम लेंगे नेगेटिव वेट, नेगेटिव W = 0। अच्छा, उसके बाद टी वाई प्लस टी वाई, तो ये हो जाएगा 2 टी वाई माइनस वेट = 0, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। वेट को अगर इस तरफ लाना है तो ये हो जाएगा प्लस। जब हम वेट को इक्वलिटी के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। सो अब लिखेंगे 2 टी वाई हटेगा तो क्या लगेगा, साइन थीटा, क्योंकि टी वाई टी साइन थीटा के बराबर है। वेट बराबर है एम जी के, हमें टेंशन मालूम करना है। सो 2 sin थीटा बोथ साइड डिवाइड कर लो। दूसरे अल्फाज में 2 sin थीटा जब शिफ्ट होगा इस साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो एम जी डिवाइड बाई 2 sin थीटा। सो T = M कितना है, 1.84। जी को या तो 9.8 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, तो मैं इसको 10 ले रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन, एंगल है 3.5 डिग्री। सो T इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18.4, ये आंसर आ गया। 2 मल्टीप्लाई साइन 3.5 किसके बराबर है, साइन 3.5 ये बराबर है 0.06, 0.06। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा T = 18.4 डिवाइड बाय 0.12। तो 18.4 डिवाइड बाय आंसर 150 न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा। ये 150 न्यूटन तब आएगा जब आप जी की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 10। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके साथ आंसर आएगा T = 148
न्यूटन। Numerical problem number 4. Find the magnitude and direction of vector represented by the following pair of components. अच्छा, ये हमें पार्ट ए में ये दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ए एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू -2.3 सेंटीमीटर, ए वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। तो जब हमें ये दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो इसका जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये मालूम करना है, और पार्ट बी में भी हमें ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट दिया गया है और इसका भी जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मालूम करना है। सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। पहले इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। वैसे अगर हमने इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो उससे पहले इस तरह कर लेते हैं कि ए एक्स और ए वाई को ड्रा कर लेते हैं। दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट ड्रा करते हैं। तो ए एक्स कितना है, -2.3। -2.3 का मतलब है -1 -2, तकरीबन यहां तक आ जाएगा। सो ये हो जाएगा ए एक्स जो कि बराबर है -2.3 इसके। उसके बाद ए वाई देखते हैं 4.1 जो कि प्लस में है, तो ये यहाँ बनेगा ए वाई। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4। तो ए वाई इधर बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 4.1 है, ये तो हो गया 4, तकरीबन यहाँ यहाँ तक। तो 4.1 ये हो गया ए वाई। सो ए वाई बराबर हो गया 4.1 सेंटीमीटर। वेक्टर ए कहाँ पे आएगा, उसके लिए इन दोनों को जमा कर दो। या बस सिंपल सा तरीका है, आप इन दोनों के हेड को ऐसे मिला लो, ऐसे इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो वेक्टर ए जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। दिस विल बी वेक्टर ए। या बिल्कुल आप ऐसा कर ले कि जो ए वाई है उसको यहाँ पे लगा दे, यानी ए एक्स के साथ ए वाई जो है ना वो जमा हो जाएगा। जैसे ही जमा हुआ और रिजल्ट हासिल करने के लिए पहले का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड मिलाएं। अब इस ए का मालूम करना है मैग्नीट्यूड। तो देख लीजिए कि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली लिख लिया ये फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। तो ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स बराबर है -2.3 स्क्वायर प्लस ए वाई किसके बराबर है, ए वाई बराबर है 4.1 स्क्वायर। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2.3 का स्क्वायर जब लिया जाएगा तो उससे आ जाएगा 5.29 प्लस 4.1 का स्क्वायर जब लिया जाएगा तो 16.81। इन दोनों को जमा करते हैं। 22.1 अंडर रूट। सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। ये ए की वैल्यू हो जाएगी। अब मालूम करते हैं इसकी डायरेक्शन, यानी ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे एंगल बनेगा फाइव, ये एंगल फाइव हो गया, और एक्स एक्सिस से इस फाइव तक जो एंगल होगा वो थीटा होगा। द वेक्टर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। वेक्टर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जरा थीटा मालूम करते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। एक मिनट, थीटा होगा हमारे साथ, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लाया जाए तो ये 180 डिग्री पूरा नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से इस फाई को माइनस कर लेते हैं तो हमें ये थीटा मिल जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फाई किसके बराबर होता है, फाई बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय
ax. So theta is equal to 180 degree minus tangent inverse. ay है 4.1 डिवाइड बाय ax है -2.3. यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2.3, क्योंकि माइनस शोज डायरेक्शन और यहाँ पे हमारा डायरेक्शन के साथ कोई कंसर्न नहीं है. सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स 4.1 divided by 2.3. Answer is 1.78. Now tangent inverse of 1.78, इससे आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आंसर आएगा 120 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. ये वाला एंगल मालूम हो गया कि ये वेक्टर जो है ना, ये 120 डिग्री पे है, जो कि एक्चुअल एंगल है. तो आंसर हमारे साथ ये आ रहा है. अच्छा, इसको हल करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60.7 डिग्री, यानी ये वाला आंसर होता है. 120 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने बिल्कुल ही प्रिसाइज आंसर लिखना है तो फिर 60.7 डिग्री को माइनस कर दो इससे, तो इससे 119.3 डिग्री, ये वाला आंसर आ जाएगा. ठीक है, और ये वाला आंसर भी ठीक है. अच्छा, अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए एक्स वेक्टर बनाते हैं जो कि 3.9 मीटर है. सो 3.9 मीटर यानी 1 2 3 यहाँ तक आता है. दिस विल बी ए एक्स वेक्टर. उसके बाद ए वाई है -1.8 मीटर, यानी ये यहाँ पे आएगा -1.8 मीटर. -1 और ये -2 है, तो इससे थोड़ा सा पीछे -1.8 मीटर. दिस विल बी ए वाई वेक्टर. इसको ए वाई का नाम दे दिया. अब इसका रिजल्टेंट हासिल करने के लिए ए वाई को यहाँ लगा दो, जमा कर दो इसके साथ. जब मैं इसको जमा करूंगा यानी यहाँ पे, सो दिस विल बी ए वाई, और रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड ये मिल जाएगा. दिस विल बी रिजल्टेंट ए. तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकता हूँ इस फार्मूला से. ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. सो ए इज इक्वल टू ए एक्स, वो कितना है, वो है 3.9. सो 3.9 स्क्वायर प्लस ए वाई कितना है, -1.8 स्क्वायर. क्या 3.9 का स्क्वायर प्लस -1.8 का स्क्वायर, तो जिससे आंसर प्लस आएगा 3.24 प्लस 15.21, इन दोनों को जमा करके अंडर रूट ले लिया. जब अंडर रूट लिया तो आंसर आ गया 4.29, या जिसको 4.3 भी लिख सकते हैं. 4.3 आ जाएगा हमारे साथ वेक्टर ए. अब थीटा मालूम करते हैं यानी डायरेक्शन. तो उसके लिए फार्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू, देखते हैं कि थीटा कैसे मालूम करेंगे. तो ये जो वेक्टर है ए अपनी जगह से कितना घूम गया है, तो ये हो गया थीटा, यानी एक्स एक्सिस के लिहाज से जो कि रेफरेंस लाइन है, ये एंगल कितना है, और ये हो जाएगा फाइव. दिस इज फाइव. तो क्यों ना मैं 360 डिग्री से फाइव को माइनस करूं, तो मुझे थीटा मिल जाएगा. सो 360 डिग्री माइनस फाइव, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री. फाइव बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स. सो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स. ए वाई कितना है, ए वाई बराबर है पार्ट बी में, तो इस वक्त हमने क्या किया
कि टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, ए वाई की वैल्यू 1.8 और ए एक्स की 3.9, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.46 ये आंसर आ गया। इसका हमने लिया टेंजेंट इनवर्स तो से आ गया 24.7 डिग्री। 24.7 डिग्री को माइनस कर लिया 360 डिग्री से, तो आंसर आ गया 335.2 डिग्री। Numerical problem number 5. Vector F having magnitude 5.5 Newton makes 10 degree with x-axis। ये वेक्टर F है और वेक्टर F जो है वो x एक्सिस के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये है कितना? ये 5.5 न्यूटन है। सो इसके लिए हमें 5.5 न्यूटन यानी 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी होगी। वेक्टर यानी लेट 5.5 न्यूटन इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह कि ये लाइन 10 डिग्री से बनेगी, ये बहुत ही करीब। सो थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री और इस तरह 1 2 3 4 5 एंड 5.5 कि ये एक लाइन यहाँ पे बन गई विच शोज वेक्टर। ये कोई वेक्टर हो गया और इसका नाम एफ है, वेक्टर एफ। आगे कहा जा रहा है and vector R with magnitude 4.3 meter making makes 80 degree with x-axis। जबकि जो दूसरा वेक्टर है वो 80 डिग्री पर है, यानी इस तरह 10 20 30 वगैरह, फिर 60 70 80 तकरीबन यहाँ पे, और 4.3 यानी 1 2 3 4 4.3 समथिंग, यानी ये वाला वेक्टर जो है ये यहाँ तक ग्रो करेगा। थोड़ा सा स्कोर बनाते हैं ऐसे। ये दूसरा हो गया वेक्टर और इसका नाम है आर। ये दूसरा वेक्टर आर है, जबकि इसका जो एंगल है वो है 80 डिग्री। दिस एंगल इज 80 डिग्री। मालूम कीजिए इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। क्या मालूम करना है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यानी हमने यहाँ पे मालूम करना है आर डॉट एफ। ए में आर क्रॉस एफ एंड हमें मालूम करना है बी आर डॉट एफ। ये दो चीजें हमने मालूम करनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है। तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल यानी ये वाला एंगल, ये ये एंगल कितना है? तो अगर देखें तो ये स्मॉल एंगल 10 है और ये लार्ज एंगल है 80। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री। So theta is equal to 70 degree angle between F and R। R और F के दरमियान एंगल कितना है? 70 डिग्री। क्योंकि चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, हमें दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना है। सो दिस विल बी, ये इस तरह हो जाएगा कि मालूम करते हैं पहले ए क्रॉस बी यानी आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ और क्रॉस की जगह साइन थीटा। सो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ। एंगल कितना है? एंगल 70 डिग्री। 70 डिग्री। आर कितना है? आर इज 5 पॉइंट, आर इज 4.3। 4.3 मल्टीप्लाई एफ कितना है? 5.5 और साइन 70 डिग्री। साइन 70 डिग्री कितना होगा? साइन 70 ये बराबर है 0.93। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ गया 22.2
फोर्स के लिए न्यूटन और आर के लिए मीटर। 22.2 न्यूटन मीटर। यह आंसर आ गया। अब जरा इसका मालूम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मालूम करने के लिए पार्ट बी आर डॉट एफ। तो यह हो जाएगा आर एफ और डॉट की जगह cos थीटा। सो आर कितना है 4.3, एफ कितना है 5.5, cos एंगल कितना है, एंगल इज 70 डिग्री। सो cos 70 किसके बराबर है, cos 70 ये 0.34 के बराबर है। और 0.3 मल्टीप्लाई 5.5 0.34, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8, आंसर इज 8 न्यूटन मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं 8 जॉल। 8 जॉल का मतलब है 8 जॉल की एनर्जी पैदा हो रही है जब इसका हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। जबकि 22.2 न्यूटन मीटर का मतलब है, वैसे 0.2 को ये वाला 2 है इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो 22 न्यूटन मीटर का मतलब है कि टार्क पैदा हो रहा है, रोटेशन पैदा हो रही है। तो टार्क इज वेक्टर। तो उसका हमने यूनिट लिखा है न्यूटन मीटर, उसको जॉल में नहीं लिखा। जबकि एनर्जी इज स्केलर, तो यहाँ पे हमने न्यूटन मीटर को जॉल में कन्वर्ट कर दिया। उसकी जगह हमने क्या लिखा, उसकी जगह हमने लिखा जॉल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 इसमें है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 अंडर रूट 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसमें यह कहा जा रहा है कि डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है यानी ए डॉट बी ये बराबर है 6 अंडर रूट 3 एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए क्रॉस बी ये बराबर है 6 के। क्योंकि इन लोगों ने लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर, ये किसके लिए आएगा, दिस फॉर डॉट प्रोडक्ट एंड 6 फॉर क्रॉस प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, यानी बिलतरतीब। तो उसके बाद है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल मालूम कीजिए दो वेक्टर्स के दरमियान। तो यहाँ पे तो एंगल मालूम करना बड़ा ही आसान है। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए एक दूसरे पर, जैसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा, जबकि ये बराबर है ए बी कॉस थीटा के, जो डॉट प्रोडक्ट है। तो इस वक्त ये ए बी के साथ कैंसिल, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा वो बराबर है टेंजेंट थीटा के। जबकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6, वो यहाँ पे लिख लेंगे। और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है 6 अंडर रूट 3, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा कैंसिल। सो दिस implies that tangent theta is equal to 1 divided by under root 3। अब थीटा मालूम करना है तो टेंजेंट को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, वो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे मालूम होगा कि टेंजेंट 30 बराबर है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 के। इसके लिए सिंपल से तरीका ये है कि टेंजेंट थीटा वो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर हमें टेंजेंट 30 मालूम करना है तो साइन 30 ये मालूम कर लेंगे और cos 30 यहाँ पे लिख लेंगे। तो साइन 30 ये बराबर है 1 डिवाइड बाय 2 के, जबकि cos 30 ये बराबर है अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 ये हमारे साथ रह गया।
तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि हमने किए, जो कि एग्जाम के लिहाज से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 3 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।